Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and I am a chartered accountant, and my mobile number is 9899123008, and these are series of lectures as regards information system audit. This is a course of chartered accountant, post qualification course of a chartered accountant, and it has been found that CAs encounter problem because the study material is not being presented in a very lucid manner because of the paucity of space in the study material, और जो भी concepts हैं वो open करके नहीं है. So this is a effort to make it as lucid as possible. So हम secondary storage devices के बारे में पढ़ रहे थे. तो दो टाइप के storage devices होते हैं, primary storage devices, secondary storage devices. Secondary storage devices में हम DVD ROM पर थे, CD ROM, रीड ओनली मेमोरी ROM पर थे. तो आजकल कई तरह की ROMs मार्केट में अवेलेबल हैं. तो ये हो सकती है नॉर्मल ROM कह सकते हैं, दूसरी CD-R यानी CD ROM, P-ROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं, और दूसरी CD होती है रीड और राइटेबल वाली होती है, उसे EPROM कहते हैं, और एक और होती है EEPROM. तो जो सबसे पहले होता है वो ROM, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी में आपके पास एक डिस्क आती है, और वो डिस्क जो होती है बेसिकली एक चमकदार सी डिस्क होती है, वो CD ROM होती है. CD ROM में बेसिकली अगर आप एक बार इंस्ट्रक्शन ROM रीड ओनली मेमोरी में अगर आप इंस्ट्रक्शन रख लें तो उसमें दोबारा राइट नहीं किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ROM होती है प्राइमरी मेमोरी में, बायोस, ROM बायोस. तो वो ROM बायोस में परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं. एक ROM बाहर यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम मूवी लेकर आते हैं तो बहुत सी मूवी जो है आपकी CD में कॉम्पैक्ट डिस्क में होती हैं या DVDs में होती हैं, तो उसको लिख नहीं सकते हैं उसमें. एक बार लिख दिया तो वो ख़त्म हो गई. फिर उसके बाद रीड राइटेबल नहीं होती है. फिर होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप एक बार लिख सकते हैं. अगर आपने एक बार लिख दिया तो उसमें वो एज्ड हो गया और उसके बाद वो दोबारा नहीं लिखा जा सकता है. फिर एक होता है EPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है. फिर एक चीज़ होती है EEPROM यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होती है. इसे कितनी बार भी लिखा जा सकता है, कितनी बार भी ओवरराइट किया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है इसकी. CD की तरह नहीं की तरह से कम, लेकिन नॉर्मल इसमें काफ़ी बार लिखा जा सकता है. तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये है कि एक कंपनी है इंटेल जो कि ROM बनाती थी, और IBM जो है वो प्रोग्रामिंग वगैरह करती थी. तो उसे अपने बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए कंप्यूटर को बूट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखकर वो देती थी. तो ये जाते थे इंटेल के पास, इंटेल ROM बनाती थी, उसमें एच करके इनको बेचती थी. लेकिन क्योंकि सीक्रेसी इशू होता है कि चीज़ें कहीं बाहर तो नहीं निकल रही हैं, तो IBM ने इंटेल से रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे एक ऐसा ROM बनाओ कि जिसमें वो कम से कम एक बार लिख सकें, खुद लिख सकें. तो उन बिकॉज ऑफ सीक्रेसी एंड अदर इश्यूज़, तो इस तरह की ROM इंटेल ने बना दी. बाद में क्या हुआ कि थोड़ा सा और रिक्वायरमेंट और डिमांड बढ़ी, तो EPROM बनी, जिसमें कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी थी. अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ होता था, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए इंस्ट्रूमेंट आता था, वो काफ़ी बड़ा होता था, डिफ़िकल्टी होती थी. तो रिक्वायरमेंट और बढ़ी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की ज़रूरत पड़ी. EEPROM जो होती है आपकी नॉर्मल, इसको कई बार नॉर्मली इरेज किया जा सकता है, नॉर्मली हार्ड डिस्क की तरह लिखा जा सकता है, लेकिन ये उतनी रिलायबल, उतनी बार इसको इरेज नहीं किया जा सकता जितना हार्ड डिस्क को इरेज किया जाता है. तो एक तो ये, और दूसरा चीज़ क्या है कि
कई तरह के डिवाइसेस और आ गए हैं, जैसे डीवीडीज़ आ गई हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसे कहते हैं। ये सीडी रोम की तरह होते हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी हाई होती है, 5 GB के बराबर की होती है। और डीवीडी में भी राइटेबल और रीराइटेबल फॉर्म्स आ गए हैं। इसके बाद हम लेते हैं स्मार्ट कार्ड्स को। तो स्मार्ट कार्ड्स जो होते हैं कि वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, और इसमें एम्बेडेड आईसीज होती हैं कार्ड में, यानी कि कार्ड के अंदर जैसे आपका डेबिट कार्ड होता है उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का ये सेमीकंडक्टर एक छोटा सा कार्ड होगा, उसमें ऑथेंटिकेशन डिवाइस होता है। बेसिकली ऑथेंटिकेशन डिवाइस का मतलब ये हुआ कि वो आपको ऑथेंटिकेट करता है। आप जहाँ पर जाते हैं तो आप उसको डालते हैं, तो उसमें एक लॉगरिथम होता है जो कंप्यूटर के जो सर्वर में, जो SBI का सर्वर या जिस बैंक में भी जाते हैं उस बैंक के सर्वर में आपका कोड्स होते हैं, तो दोनों को मैच करता है और देखता है, ये आदमी आइडेंटिफाई कर लेता है। और उसके बाद फिर आपको बाद में एक और सिक्योर चीज़ करने के लिए वो पासवर्ड्स के यूज़ करने के लिए बोलता है। तो जब आप पासवर्ड यूज़ करते हैं और डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं तो फिर वो आपको पैसा विड्रॉ करने लेता है। तो ये स्मार्ट कार्ड्स हैं। स्मार्ट कार्ड्स हेल्प करते हैं आपको। आप आज की डेट में आप किसी भी टाइम पर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आज के टाइम पर किसी भी टाइम पर विड्रॉल जब होता है तो आपको बुक राइटिंग नहीं करनी पड़ती है। आपकी ब्रांच से लेकर बैंक की जो हेड ऑफिस है वहाँ पर आपका डेटा इंस्टेंटली अपडेट हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इतना पैसा निकाला। एक कॉमन डेटाबेस होता है, इसके लिए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जहाँ पर कांस्टेंट अपडेशन होता है, कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और इतना ही नहीं, इससे कॉस्ट बचती है। फॉर एग्जांपल अगर आप निकालना चाहेंगे 500 रुपया निकालना चाहेंगे तो पहले क्या होता था, बैंक में जाते थे, 500 रुपया निकालते थे, वो लेजर में चढ़ता था, फिर उसका लास्ट में वो बैलेंस शीट्स वगैरह में जाता था। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस होती थी, रोज़ उसकी काउंटिंग करना, उसका हिसाब करना, उसकी टोटलिंग करना है। लेकिन आज क्या है कि आप को बैंक को जाने की ज़रूरत नहीं है, ATM सेंटर्स में आप जा सकते हैं और बैंक की ह्यूज कॉस्ट इससे बचती है। अब स्मार्ट कार्ड जो हैं और एडवांस होने वाले हैं। कुछ समय बाद ये माना जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे इजराइल है, उसने ये बोल दिया है कि वहाँ पर पेपर मनी ख़त्म कर देंगे। स्वीडन जैसी कंट्री है, उसमें 97% आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है। तो आज की डेट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं और जिम्बाब्वे और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ भी इस तरफ बढ़ रही है। तो उस टाइम पर स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत है। स्मार्ट कार्ड में जो कई टाइप के कार्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट टाइप के कार्ड होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के कार्ड। कॉन्टैक्ट टाइप का कार्ड में जैसे फॉर एग्जांपल आपका ATM वाला है, और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के कार्ड्स होते हैं जैसे आपका मेट्रो में आप जाते हैं तो आप मेट्रो में एक कूपन मिलता है, और वो दिल्ली मेट्रो या किसी मेट्रो में अगर आप जाएँ तो बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पर वो कूपन आपको टच हल्का सा दिखाना पड़ता है, या अंदर जाते वक्त हल्का सा टच करना पड़ता है, या थोड़ा दूर भी रखें तो वो रीड कर लेता है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के कार्ड्स होते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ कार्ड्स की बड़ी वैल्यू है। और कुछ समय बाद आपके पास रिस्ट वॉच होगी, और रिस्ट वॉच के अंदर कुछ पैसे जमा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिस्ट वाले अकाउंट में आपने ये ऑथराइज़ कर दिया कि मेरी रिस्ट वॉच में 1000 रुपये हर समय रहें, तो वो 1000 रुपये पर डे 1000 रुपया रहें, तो वो रिस्ट वॉच में 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे वो रिस्ट वॉच को टच करने की ज़रूरत होगी, अकाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका पैसा। तो आप जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस दुकान में जाएंगे वहाँ पर टच करेंगे तो मनी ट्रांसफ़र ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसे मोबाइल वैलेट कहते हैं। तो ये वोटर ID, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, डिजिटल कैश में, सिम कार्ड्स जो है सेल फोन में है, ये सारी चीज़ों में स्मार्ट कार्ड का यूज़ होता है। और स्मार्ट कार्ड, सेल फोन तो आप जानते हैं, सिम कार्ड्स वगैरह का कितना यूज़ है। और आजकल क्या कहते हैं, डिजिटल मनी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो डिजिटल कैश लाने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट है वो स्मार्ट कार्ड की रिक्वायरमेंट है। और इसी तरीके से और चीज़ों में भी स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत है। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस होते हैं? जो मदरबोर्ड में नहीं होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। जो मदरबोर्ड में होते हैं वो प्राइमरी डिवाइसेस होते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि वो आपका CPU के अंदर रजिस्टर हो सकता है, रैम हो सकता है, रोम बायोस हो सकता है। अगर रोम बायोस में कोई फ्लैश मेमोरी वो हो सकता है, L1, L2, L3 कैश हो सकता है, जो कि स्टैटिक बेसिकली स्टैटिक
एक रैम का यूज़ करके बनाया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल रैम होती है वो डायनेमिक रैम होती है, ये मैंने बताया था। और फ्लैश मेमोरी कई बार यूज़ की जा सकती है प्राइमरी यूज़ में। सेकेंडरी में भी फ्लैश मेमोरी यूज़ की जाती है, लेकिन प्राइमरी में भी कई बार आपके जो मदरबोर्ड है उसमें फ्लैश मेमोरी लगाई जाती है, ताकि यूटिलिटी ड्राइवर्स की यूटिलिटी, जैसे प्रिंटर हैं उनके जो ड्राइवर्स होते हैं जो उनको इंस्टॉल किया जा सके, ताकि ईजी अर्ली कम्युनिकेशन हो सके सीपीयू के साथ, इसलिए यूज़ किया जा सकता है। अब हम चलते हैं वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स में, जो डेटा इन कैपेसिटी मैनेजमेंट है। सबसे पहले डेटा इन कैपेसिटी मैनेजमेंट से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटा किस यूनिट में रखा जाता है। और आज की डेट में डेटा जो है उसकी बड़ी वैल्यू होगी, बिग डेटा की बड़ी वैल्यू होगी। बिग डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्प कर रहा है। बिग डेटा जैसे गूगल है, उसके पास डेटा है बिग डेटा। फेसबुक है, वो बिग डेटा की वजह से ही आज गूगल जैसी फेसबुक जैसी कंपनी $100 बिलियन का वैल्यूएशन है। मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन दूं, हिंदुस्तान में जो हम सब मिलकर हिंदुस्तानी साल भर में चीज़ें पैदा करते हैं, उसकी कीमत आज की डेट में करीब $1900 बिलियन, यानी कि हाँ, जो कोई संगीत पैदा करता है, कोई म्यूज़िक पैदा करता है, मूवीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आमिर खान की जैसे 500 करोड़ की मूवी होती हैं, या सारे के सारे किसान जितना फूड पैदा करते हैं साल भर में, आपका गेहूँ, दाल, रेलवे स्टॉक्स, आपके एक्सपोर्ट जितना भी होता है सामान, फल फ्रूट्स, इवन मैन्युफैक्चर जो होता है कपड़ा टेक्सटाइल जो है, उसकी वैल्यू एक साल में $1900 बिलियन है। और फेसबुक की वैल्यूएशन $200 बिलियन है। क्यों है फेसबुक की वैल्यूएशन $100 बिलियन है? $100 बिलियन क्यों है? उसका सिंपल रीज़न ये है कि वो एक डेटा मैनेजिंग कंपनी है। वो बिग डेटा को मैनेज करती है, वो बिग डेटा, वो 0 1s को मैनेज करती है, और उससे वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। तो उसके पास डेटा है, कॉन्स्टेंटली वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करती है, यानी कि हर एक आदमी अलग अलग जगह पर बैठा हुआ है, उसके पास उसकी फेसबुक में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो लाखों करोड़ों लोगों से एक साथ अलग अलग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फेसबुक है। फेसबुक बेसिकली एडवर्टीजमेंट से कमाती है, और जितनी उसकी रीच होगी उतना एडवर्टीजमेंट वैल्यू से मिल जाएगा। तो आज की डेट में $100 बिलियन की वो कंपनी है, जबकि पूरे हिंदुस्तान साल भर में सब मिलके जहां 5000 लोग फेसबुक के $100 बिलियन कमाते हैं, वहीं पर 125 करोड़ भारतीय मिलके $1900 बिलियन कमा पाते हैं। जीडीपी जो हमारी $1900 बिलियन है। तो आप मैग्नीट्यूड और साइज देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले डेटा क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होती है 0 1। कंप्यूटर को केवल 2 चीज़ समझ में आती है, 0 1, इनको बिट्स कहते हैं। 0 बिट्स होगा या 1 बिट्स होगा। दूसरी चीज़ होती है बाइट। बाइट क्या होती है? बाइट होती है एक करैक्टर ABCD, जो आप अपने कीबोर्ड में कोई भी अगर आप बटन दबाते हैं तो वो एक बाइट होता है। जैसे W एक बाइट है, AWASDFG सेमीकोलन LKJH QWERTPOI UY ZXCV MNB स्पेस ऑल्ट कंट्रोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एक बाइट है। एक बाइट को हम जो करैक्टर है वो 7 या 8 करैक्टर से डिनोट करते हैं। अगर आस्काई है तो 7 से, और एप्सिडिक है तो 8 से, और यही 7 करैक्टर अंदर जाते हैं एक साथ 0000 करके, या 00001 करके, या 10000000 करके, ये 7 करैक्टर जाते हैं। तो ये एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो ये हो गई बाइट। तो बिट और बाइट के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, और बिट और बाइट क्यों बनी ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने अपने पहले सेशंस में बताया था कि एक कीबोर्ड में करीब 105 कीज़ होती हैं, तो 128 करैक्टर्स आ सकते हैं आस्काई में,
अगर 701 को एक साथ अरेंज किया जाए तो 128 कैरेक्टर बन सकते हैं, और चूंकि वो 128 कैरेक्टर बन सकते हैं तो 7 बिट अंदर जाएंगे, तो वो 7 बिट एक साथ अंदर जाएंगे, वो बाइट होगा। अब 8 बिट की या 7 बिट की एक बाइट होती है। अब आगे चलते हैं किलोबाइट पर। तो अगर 2 to the power 10 बाइट्स हों तो 1 किलोबाइट होगा। 2 to the power 10 का मतलब क्या हुआ, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करो यानी 1024, यानी 1000 से कुछ ज़्यादा। तो 1 किलोबाइट में 1000 + 24 यानी 1024 बाइट्स होती हैं, यानी 2 to the power 10 किलोबाइट्स होंगी। 2 to the power 10 बाइट्स का 1 किलोबाइट होगा। इसी तरह 2 to the power 20 बाइट्स का मेगाबाइट होगा। इसी तरह 2 to the power 30 का गीगाबाइट होगा। उसी तरह से 2 to the power अगर आप 40 करेंगे तो टेराबाइट होगा। उसके बाद पीटाबाइट आता है, फिर उसके बाद एक्साबाइट आता है। तो आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 5000 रुपये की 1 टेराबाइट मिल जाती है आपको, 4,500-4,000 रुपये का एक हार्ड डिस्क मिल जाती है जो 1 टेराबाइट अपने में रख सकती है। तो 1 टेराबाइट जो है 4,500 रुपये में करीब मिल जाएगी आपको। तो टेराबाइट है 2 to the power 40 बाइट्स। तो आज अभी रिसेंटली 8 टेराबाइट यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी मार्केट में आ गई है। तो टेराबाइट के बाद आता है पीटाबाइट यानी कि 2 to the power 50 बाइट्स, जो कि आज के सुपर कंप्यूटर्स में करीब ये होता है पीटाबाइट या एक्साबाइट। एक्साबाइट होता है 2 to the power 60 बाइट्स। तो अगर मोटे तौर पर देखें 0 और 1 दो ये बिट होते हैं, या तो 0 का बिट बनेगा या 1 का बिट बनेगा। बाइट क्या होता है, आस्काई होगा तो 7 बिट्स होगा, अगर एब्सिडिक होगा तो 8 बिट्स होगा का होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर अंदर जाएगा वो 8 डिजिट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें 0 या 1 होगा 8 जगह या 7 जगह। इसके बाद किलोबाइट्स क्या होता है, जिसमें 1024 बाइट्स होती हैं। उसके बाद मेगाबाइट्स क्या होता है, जिसमें 10,48,576 बाइट्स होती हैं, वो 1 किलोबाइट होता है। वो 1 मेगाबाइट होता है। उसके बाद आता है गीगाबाइट। गीगाबाइट में उतने बाइट्स होते हैं जितनी तकरीबन ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में है। जैसे 107 करोड़ बाइट्स का 1 गीगाबाइट बनेगा, या 10 to the power 30 बाइट्स का गीगाबाइट बनेगा, या 2 to the power 30 बाइट्स का 1 गीगाबाइट बनेगा। यानी 2 को 30 बार मल्टीप्लाई करें 1 गीगाबाइट्स, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1024 होगा। तो 1024 बाइट्स इंटू 1024 बाइट्स इंटू 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। इसके बाद आ जाएगा टेराबाइट, जो कि और भी ह्यूज होता है, 2 to the power 40 यानी 2 को 40 बार मल्टीप्लाई करें। फिर पीटाबाइट 2 को 50 बार करें। फिर एक्साबाइट 2 को 60 बार मल्टीप्लाई करें। तो ये डेटा की यूनिट्स हुई। अब क्या होता है, जो डेटा होता है वो हर कंपनी में बढ़ता चला जा रहा है। पहले डेटा जो है एक्सेल और वर्ड और इसमें का यूज़ था, फिर पिक्चर्स का यूज़ होने लगा, फिर आपका मूवीज़ का यूज़ होने लगा। तो ये डेटा जो है इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो बेसिकली डेटा के साथ 3 चीज़ें हैं, SSI यानी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी। डेटा सेफ होना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी मतलब डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए। अगर डेटा है तो आप जिस फॉर्म में आपने रखा है उस फॉर्म में वापस मिले। अगर मान लिया सपोज आपने एक फ़ाइल रखी हुई है तो फाइल को हम रीड कर सकें, उसमें ब्लरिंग ना आए, उसमें प्रॉब्लम्स ना आए, और अगर डेटा है तो उसमें वो मिटे नहीं। एक्सेल की एक फ़ाइल है तो वो मिटे नहीं, उसमें डेटा मिटे नहीं। इसे कहते हैं इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी डेटा की रहनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब डेटा जिसके पास होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, वही उसी को एक्सेस हो। बेसिकली सिक्योर वे में रखा जाए कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। इसी तरीके से सेफ्टी। तो ऐसे 3 चीज़ें हैं SSI। तो डेटा के लिए SSI होना बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी, सेफ्टी और इंटेग्रिटी। और जैसे जैसे डेटा बढ़ा है, और कई ऑर्गेनाइजेशन तो डेटा पर ही काम करते हैं, जैसे गूगल है। गूगल तो कम करता है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे याहू है, याहू के पास ह्यूज डेटाबेस है। उसी तरह आपका फेसबुक के पास ह्यूज डेटाबेस है। तो
ये कंपनी डेटा पर ही बेसिकली जीवित है, इनके पास बिग डेटा है। तो बिग डेटा वाली कंपनीज जो हैं और छोटी कंपनीज भी, उनके लिए डेटा बहुत रिलायबल हो रहा है। कई कंपनीज जो सर्विस सेक्टर कंपनी होती है उनमें बेसिकली डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। डेटा चोरी हो जाता है तो बाकी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। तो जो कंपनी है उसमें गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स या इवन पीटाबाइट्स का डेटा आजकल आ रहा है, ये इवन एक्साबाइट्स का डेटा आ रहा है। तो प्रॉपर डेटा और स्टोरेज मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ऐसा डाउन टाइम नहीं होना चाहिए। अगर मालूम पड़ा आप डाउन टाइम है तो आप मेल ही से काम नहीं कर पा रहे, मेल नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और फिर बिजनेस लॉस होता है। इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस अगर हो गई तो फिर प्रॉब्लम होती है, मालूम पड़ा आप स्टोर नहीं कर पा रहे या आपने अपनी ड्राइव्स में जो डेटा ख़राब है वो रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो जो हमारा टॉपिक है डेटा एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट का, वो इसी को डेटा को मैनेज करना या उसकी कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए है। तो इसमें जो हमारी स्टडी कहती है कि इश्यूज़ जो हैं डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट में, सबसे पहला की इशू है किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करेंगे रैपिड ग्रोइंग वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को। यानी कि डेटा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो उसमें कुछ पुराना डेटा भी है, उसको बैकअप भी रखना है, उसको सेव करके भी रखना है, सिक्योर करके भी रखना है। आपकी मेल्स हैं उनको सिक्योर करना है, कितने समय के लिए सिक्योर करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा, आप डेटा को कैसे लिवरेज करेंगे, उसकी स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या है। तो आज की डेट में डेटा स्टोर किया जाता है तो उसमें ऐसा है कि कई बैकअप स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, वो यूज़ की जाती हैं। जैसे फादर सन ग्रैंडफादर बैकअप स्ट्रेटजी है, यानी 3 कॉपी रख दी जाती है, आज का और पुराना और उससे पुराना, तो उसे सन, फादर और ग्रैंडफादर बैकअप स्ट्रेटजी कह सकते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है कि इसमें डेटा हफ्ते भर का डेटा या 15 दिन का डेटा पूरा बैकअप लिया जाता है और उसके बाद इंक्रीमेंटल बैकअप लिया जाएगा। और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ भी चेंज हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। आज की डेट में टेट्राबाइट्स की हार्ड डिस्क वगैरह आ रही हैं। तो बेस्ट डेटा और स्टोरेज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, ये हमें देखना पड़ेगा और उसकी वो हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा डेटा स्टोरेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, ताकि उसकी हाई अवेलेबिलिटी हो। कई चीज़ें ऐसा होता है कि कई बिज़नेस जो है उसमें कोई डेटा रिट्राइव करने की ज़रूरत होती है और कहीं में रिट्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जहाँ रिट्राइव करने की ज़रूरत है वहाँ उसे रिट्राइव किया जाए, जहाँ रिट्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती उसे उसको लो प्रायोरिटी में रखा जाए। ये सारी फैसिलिटीज़ डेटा में होनी चाहिए जब ज़रूरत हो। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि डेटा की जब ज़रूरत हो वो अवेलेबल होना चाहिए। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अवेलेबल होना चाहिए। तो डेटा क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि करंट बैकअप कितना इफेक्टिव है, स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम्स कितने इफेक्टिव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी साल 1.5 साल या 2 साल में चेंज हो जाती है। तो आपका करंट बैकअप पुराने टेक्नोलॉजी पर तो नहीं चल रहा है। और ये होता है कि आईटी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखती है। अगर मान लिया सपोज आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही है तो फिर आईटी में इन्वेस्ट करना का डिसीजन वाइज है कि नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि बिज़नेस क्या करता है, कॉस्ट रिडक्शन करता है और आईटी उसे कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करती है या अपने क्लाइंट को सर्विसेज ईजिली देने में हेल्प करती है और उससे वो रेवेन्यू कमाती है। तो बेसिकली कॉस्ट और रेवेन्यू का खेल है। तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो कैपेसिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या प्रोसेसिंग पावर है, क्या सीपीयू की क्लॉक स्पीड है, क्या हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है, कितने टर्मिनल की हमें ज़रूरत है। और प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग के एडवांटेजेस भी होते हैं। ये पता चलता है कि हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी लेवल्स होने चाहिए जो अभी की और फ्यूचर बिजनेस फंक्शंस के लिए ज़रूरी होगा। इससे क्या होता है कि आईटी रिसोर्सेज का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, आईटी ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाती है कि ये एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी को इजी करता है, बीसीपी प्लान्स में हेल्प करता है, बिजनेस कंटिजेंसी प्लान्स में हेल्प करता है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको एक दूसरी साइट खोल लो, जहाँ पर अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई, इस जगह में प्रॉब्लम हुई तो दूसरी जगह का
सिस्टम ठीक तरह से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड़गांव में प्रॉब्लम हुई तो नोएडा ऑफिस है, तो नोएडा में ठीक तरीके से का काम कर सकता है। और ये प्रायोरिटाइजेशन और री एलोकेशन करता है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन सिस्टम और नेटवर्क कंपोनेंट का, और ये फ्यूचर नीड्स को प्रोजेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्लो डाउन्स के ऐसी जैसा कि कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, और इससे हम इम्प्रूव्ड सपोर्ट दे पाएंगे नए और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को। तो बेसिकली ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो हमने देखा कि डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट में जो है डेटा जो है उसकी यूनिट्स हमने देखी, बाइट होती है, किलोबाइट होती है, मेगाबाइट होती है, गीगाबाइट होती है, पेटाबाइट होती है, एक्साबाइट होती है, और 2⁻10 किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट आता है 2⁻20, गीगाबाइट आता है 2⁻30 और टेट्राबाइट आता है। इस तरीके से जो ये है यूनिट्स हैं। और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डेटा में SSI, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये देखा कि आज की डेट में अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम ऑर्गेनाइजेशन देखता है, और उससे कि वो ये प्लान करता है कि किस तरह के वो चीज़ें खरीदे जिससे डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट को प्लान कर सके। और डेटा कैपेसिटी मैनेजमेंट आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है, ताकि राइट टाइम पर राइट चीज़ परचेज़ की जा सके और हमारी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। जो डेटा की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा अवेलेबल जो है, अगर राइट टाइम में डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो बिज़नेस प्रॉब्लम में जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट ने कोई चीज़ पूछी आपसे, और आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुरियर का बिज़नेस है, और कुरियर के बिज़नेस में अगर मान लिया सपोज आपका कुरियर कहाँ पर पहुँचा, ये डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर फ़ोन आया आपके क्लाइंट का तो आप नहीं बता पाए इंस्टेंटली, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर वही क्लाइंट ये पूछता है कि 6 महीने पुराना कुरियर का क्या है, तो आप उससे कह सकते हैं कि 1 दिन का टाइम लगेगा बताने के लिए। तो ये प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डेटा है, ये बहुत ज़रूरी है। और आज फाइनली जो आज बिग डेटा का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिग डेटा यूज़ हो रहा है। कई कंपनीज तो इस बिग डेटा पर थ्राइव करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक और गूगल और याहू। तो डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट पूरा एक साइंस होके उभरा है। और लास्ट में जो प्रॉपर कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में इन्होंने बताया कि उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। उसके एडवांटेजेस कि अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी होती है, रिसोर्स का एक्सपेंडिचर कम होता है, IT ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑप्टिमाइज होती है, एप्लीकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, क्रिटिकलिटी आती है, यानी कि टास्क प्रायोरिटाइज होते हैं। जो क्रिटिकल टास्क हैं वो क्रिटिकल डेटा जो है वो ईज़िली अवेलेबल, क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं वो ईज़िली अवेलेबल हों, इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं इससे। और फ्यूचर रिसोर्स नीड के बारे में पता चलता है, इम्प्रूव्ड सपोर्ट दिया जा सकता है नए और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को। तो ये था डेटा और कैपेसिटी मैनेजमेंट। अब एक और टॉपिक बचा रहा है हमारा, इसके बाद आता है हार्डवेयर, उसका एक्विजिशन और हार्डवेयर का बेसिकली मेंटेनेंस। क्योंकि हम डेटा देखेंगे, डेटा को देखने के बाद ही हार्डवेयर को एक्वायर करेंगे, और हार्डवेयर को एक्वायर करने के बाद उसका मेंटेन करेंगे। उसमें देखेंगे कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, और आ रही है तो क्या करेक्टिव मेजर्स हमने लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर हार्डवेयर एक्विजिशन देखा जाएगा लास्ट हमारे मॉड्यूल में। थैंक्स। अगर कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9899123008 में, और कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।